हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सब्जेक्ट टॉपिक्स पर बात करेंगे। इकोनॉमिक्स की 12th क्लास की सेकंड बुक भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास के चैप्टर 3 के बारे में। अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ डिस्कशन किए क्वेश्चंस, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक थे, और अब इसी की एक अगला टॉपिक जो है वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन 10 पढ़ा था और उसका आधा आंसर हम लोगों ने पढ़ा था। उसके आधा जो आगे का आंसर है आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो आंसर 10 है हमारा कि 1950 से 90 की अवधि के दौरान विकास की रणनीति के निम्न अच्छे प्रभाव रहे। क्योंकि उस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि जो 1950 से 90 तक विकास की रणनीति रही उसके क्या अच्छे और बुरे प्रभाव रहे। तो विकास की रणनीति क्या थी ये तो हमने डिस्कस कर लिया था, इसके अच्छे और बुरे प्रभाव क्या है ये आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि 1950 से 1990 की अवधि के दौरान विकास की रणनीति के अच्छे प्रभाव, तो पहला इसका अच्छा प्रभाव देखने को मिला कि इससे आर्थिक विकास को बड़ा धक्का लगा और जीडीपी का योगदान 1950-51 में 13% से 1990-91 में 24.6% हो गया। इसका यह अर्थ हुआ कि जहां 1950-51 में जीडीपी केवल 13% था, वहीं 1990 से 91 में ये 24.6% पे पहुंच गया, क्योंकि इसको सरकार के द्वारा आर्थिक विकास को धक्का लगाया गया, यानी कि आर्थिक विकास के अन्य प्रकार के उद्योगों का निर्माण किया गया। सेकंड जो अच्छा प्रभाव देखा गया वो था कि औद्योगिक क्षेत्र में स्पष्ट विविधीकरण देखा गया। स्पष्ट विविधीकरण का मतलब होता है कि अलग अलग चीजों के उद्योग खुलने शुरू हो गए जो कि पहले प्राय नहीं हुआ करते थे। तो अलग अलग प्रकार के उद्योग खुल गए। इस समय इलेक्ट्रॉनिक ने घरेलू अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दिया। और तीसरा अच्छा प्रभाव देखने को मिला कि बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास से भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारित संरचना को सुदृढ़ता प्राप्त हुई। इसका यह अर्थ हुआ कि इस दौरान सरकार के द्वारा बड़े पैमाने के उद्योगों का विकास किया गया, जिसके माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में आधारित संरचना का एक अच्छा स्तर बना और इनके माध्यम से अन्य प्रकार के उद्योग भी देश में खोले जाने लगे। तो जैसे कि राउरकेला और भिलाई स्टील के कारखाने। तो इस प्रकार से ये सभी इसके अच्छे प्रभाव रहे। जहां इसके अच्छे प्रभाव रहे वहीं इसके कुछ बुरे प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। इस अवधि में चलाई गई विकास की रणनीति के निम्न बुरे प्रभाव भी देखे गए, जो निम्न है। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि 1950 से 1990 की विकास की जो रणनीति थी उसके कौन कौन से बुरे प्रभाव देखे गए। तो पहला बुरा प्रभाव जो रहा वो रहा कि सार्वजनिक क्षेत्र का अत्यधिक प्रभुत्व के कारण सार्वजनिक क्षेत्र पर एक सामाजिक महाभार बना। यह इसका अर्थ ये हुआ कि 1950 से 1990 के दौरान सबसे ज्यादा जो उद्योगों का विस्तार करने का कार्य किया गया और उद्योगों को खोलने का कार्य किया गया वो सरकार के द्वारा ही किया गया, क्योंकि सरकार निजी क्षेत्र को उद्योग खोलने की अनुमति ज्यादा नहीं दे सकती थी और निजी क्षेत्र इस अवस्था में भी नहीं थे क्योंकि उनके पास पूंजी का काफी अभाव था। ऐसी स्थिति में सरकार ने अत्यधिक प्रकार के उद्योगों को खोला, जिसके कारण से सरकार पर सामाजिक भार काफी ज्यादा बढ़ गया। और सेकंड प्रभाव देखने को मिला कि घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग के विकास को प्रोत्साहन मिला, किंतु यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता प्राप्त करने में विफल रही व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के अभाव में घरेलू उद्यमी एकाधिकार नियंत्रण की ओर अग्रसर हुए। इसका यह अर्थ हुआ कि इस दौरान घरेलू उद्योगों को संरक्षण दिया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता से, जिसके फलस्वरूप घरेलू उद्योगों का विकास तो हुआ लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता से पिछड़ गए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतियोगिता होती है उद्योगों के बीच में तकनीक को लेके, लागत को लेके, उसकी संरचना को लेके, उन सब चीजों में ये पिछड़ गए। साथ ही साथ में देश के अंदर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उत्पाद न होने के कारण से यही घरेलू उद्योग जो है बाजार पे अपना एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश करने लगे। तो ये इसका दूसरा प्रभाव देखने को मिलता है। और तीसरा इसका जो बुरा प्रभाव देखने को मिला वो था आयात प्रतिस्थापन द्वारा विदेशी विनिमय की बचत करना।
यानी इस विकास की रणनीति में आयात प्रतिस्थापन पर जोर दिया गया ताकि विदेशी विनिमय यानी विदेशी मुद्रा की बचत की जा सके। परंतु सरकार का यह एक अकुशल नीतिगत उपकरण सिद्ध हुआ, यानी सरकार का ये जो तरीका था ये बहुत ही गलत सिद्ध हुआ। वह विदेशी विनिमय के भंडार में कमी होने लगी इसके कारण से, क्योंकि अब हम विदेशों से चीजों को ज्यादा लेन देन नहीं कर पा रहे थे। इसके कारण से विदेशी विनिमय के भंडार में कमी होने लगी और वर्ष 1990 तक ये अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया, यानी विदेशी विनिमय कोष। अतः आगे चलकर नई आर्थिक सुधार नीति अपनानी पड़ी ताकि भारत के विदेशी कोषों को बेहतर किया जा सके और आवश्यक वस्तु जो है उनका आयात के लिए विदेशी विनिमय हमारे पास बना रहे। इन्हीं कारणों से आगे चलकर 1990-91 में नई आर्थिक सुधार नीति को अपनाया गया। तो ये हमारी विकास की रणनीति जो कि 1950 से 90 के बीच में चलाई गई, इसके अच्छे और बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं। और अब हम बात करेंगे कुछ परीक्षा उपयोगी प्रमुख महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में। तो अब हम पढ़ने वाले हैं परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो कि इस चैप्टर से आपसे पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स या फिर अदर फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर। तो इसमें पहला पॉइंट है मध्यस्थों को ही जमींदार कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि मध्यस्थ को और किस नाम से जाना जाता है, तो मध्यस्थ को ही जमींदार कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है भारत में बफर स्टॉक की अवधारणा चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई। बफर स्टॉक मतलब पहले से स्टॉक को बचा के रखना। और थर्ड है अर्थव्यवस्था के प्रभावशाली शिखरों से अभिप्राय। जैसे हम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था का प्रभावशाली शिखर क्या है, तो अर्थव्यवस्था के प्रभावशाली शिखर से अभिप्राय सामरिक दृष्टि के महत्व के उद्योग से है, यानी वे उद्योग जो सामरिक दृष्टि से महत्व रखते हैं। फोर्थ पॉइंट है सरकार की लाइसेंसिंग नीति से उद्देश्य समानता को बढ़ावा देना है, यानी सरकार के द्वारा जो लाइसेंसिंग नीति फॉलो की जाती है इसका उद्देश्य है समानता को बढ़ावा देना, यानी कि सभी जगह पर उद्योग स्थापित हो। और पांचवा पॉइंट है टैरिफ। टैरिफ एक प्रकार का कर है जो आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है ताकि घरेलू उद्योग को संरक्षण दिया जाए। जिन वस्तुओं को हम विदेशों से आयात करते हैं उन वस्तुओं पर इस प्रकार का कर लगाया जाता है जिससे हमारे आयात कम हो जाए और देश के जो उद्योग है उन्हीं को लोग ज्यादा उनसे वस्तुओं को खरीदें। तो टैरिफ जो है वो आयात पर लगने वाला कर है और ये घरेलू उद्योग को संरक्षण देने का कार्य करता है। वहीं पॉइंट नंबर 6 है टैरिफ तथा कोटा दोनों आयातों को प्रतिबंधित करते हैं, यानी आयात को कम करने का कार्य करते हैं टैरिफ और कोटा। टैरिफ यानी आयात पर लगने वाला कर, आयात कर भी कहते हैं इसको, और कोटा का अर्थ होता है कि कितना माल आयात किया जाएगा उसकी एक सीमा तय कर देना, उससे ज्यादा आप माल को आयात नहीं कर सकते। सातवां पॉइंट है औद्योगिकीकरण से अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन आते हैं, यानी कि कोई अर्थव्यवस्था यदि औद्योगिकरण को अपनाती है तो इससे अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन आते हैं और समृद्धि का स्तर कृषि से खिसककर उद्योगों पर चला जाता है, यानी खेती से तो उत्पादन होता ही होता है, इसके अलावा उद्योगों का जो उत्पादन है वो भी बढ़ जाता है और कृषि का क्षेत्र कम होकर उद्योगों पर चला जाता है। आठवां पॉइंट है सीमांत किसान। सीमांत किसान अर्थात छोटे किसान जो अपने जीवन निर्वाह हेतु उत्पादन करते हैं वह बाजार जोखिम से बचते हैं, यानी कि सीमांत किसान भी छोटे किसान होते हैं जो अपने जीवन को चलाने के लिए निम्न उत्पादन करते हैं, कम उत्पादन कर पाते हैं और ये बाजार जोखिम से बचते हैं। 9 पॉइंट है HYV। इसका अर्थ होता है हाई यील्ड वैरायटी, यानी उच्च गुणवत्ता युक्त संवर्धित बीज। और हरित क्रांति के दौरान इसी प्रकार के बीजों का उपयोग किया गया जिससे कि अधिक फसल का उत्पादन को किया जा सके और इन्हें ही संकर बीज के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपसे परीक्षा में 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन किया है। और पॉइंट नंबर 10 है किसान अपने उपभोग के अतिरिक्त जो उत्पादन प्राप्त करता है उसे विक्रय विशेष कहते हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि एक किसान ने मान लो 10 क्विंटल गेहूं उपजाया
इसमें से 4 कुंटल गेहूं जो है वो स्वयं के उपभोग के लिए रखता है, यानी अपने खाने के लिए। तो जो 6 कुंटल गेहूं बचा है इसको बोला जाएगा विक्रय अधिशेष, यानी बेचने के लिए इसको वो उपयोग में लाएगा, इसे कहा जाता है विक्रय अधिशेष। और पॉइंट नंबर 11 में प्रत्येक क्षेत्र का 1950-51 में क्या प्रतिशत था और इसका जीडीपी में क्या योगदान था, वही 1990-91 में इसका क्या प्रतिशत था और जीडीपी में इसका क्या योगदान था, इसकी है टेबल दी गई है, जिसमें बताया गया है कि कृषि क्षेत्र जहां 1950-51 में 72.1% भाग रखता था, उद्योग 10.7% भाग रखता था, सेवा 17.2% भाग रखता था, जो कि जीडीपी में 59% का योगदान रखता था, और उद्योग 13% का योगदान रखता था, सेवा सेक्टर 28% का योगदान रखता था। वही 1990-91 में इनका जो क्षेत्र है वो कृषि का क्षेत्र घट करके 66.8 हो गया, और उद्योग का जो क्षेत्र है वो 10.7% से बढ़ के 12.7% हो गया, और सेवा क्षेत्र जो 17.2% था वो बढ़ करके 20.5% हो गया। इसका यह हुआ कि उद्योग और सेवा सेक्टर यहाँ पे बढ़े, वहीं कृषि क्षेत्र जो है वो कम हुआ। और अगर जीडीपी में योगदान की बात करें तो 1990-91 में जहाँ पे पहले कृषि का जो योगदान है वो 59% था, अब घट करके 34.9% रह गया। वहीं उद्योगों का जहाँ 13% था अब बढ़ के 24.6% हो गया। वहीं जहाँ सेवा का 28% था अब बढ़ करके 40.2% हो गया। तो ये बताता है कि किस तरीके से प्रत्येक क्षेत्र का क्या क्या विकास और वृद्धि रही है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नावली या प्रश्न शब्द हैं जो कि आपसे परीक्षाओं में पूछे जाने की आशा रहती है। तो इस चैप्टर में जो भी लगभग संभावना थी आपसे क्वेश्चंस पूछने की, वो सभी प्रश्न मैंने आप लोगों के साथ सॉल्व किए, डिस्कस किए, और उसके अतिरिक्त जो भी और महत्वपूर्ण शब्द थे वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए, मैंने इसका आपको अर्थ बताया। इसके अलावा आपको इस चैप्टर से कुछ भी अतिरिक्त स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल इन्हीं प्रश्नों को बार-बार अध्ययन करें। डेफिनेटली आपके 100 में से 100% मार्क्स इन्हीं नोट्स को पढ़ करके आ जाएंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और आप लोग लगातार इन वीडियोस को देखते रहें, इन चैप्टर्स को पढ़ते रहें, ताकि आप एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस कर सकें। और ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे चैप्टर 4 के साथ। और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं आप लोगों की समस्या का समाधान कर सकूं। थैंक यू गाइस।